हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का जियोग्राफी वाला जयपुर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज से हम फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी 12th क्लास की एनसीईआरटी का डिस्कस करेंगे। और इस एनसीईआरटी में हम मेन टॉपिक क्या डिस्कस करेंगे एक बार उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो वेरियस एग्जाम होते हैं, चाहे सीयूटी यूजी हो, सीयूटी पीजी हो, या जियोग्राफी से संबंधित जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर फर्स्ट ग्रेड और आपके यूपीएससी लेवल के एग्जाम होते हैं, उनमें ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं और ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल। तो इस सेशन में हम इस पुस्तक में क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे एक बार उसको देखते हैं। तो इसमें एक तो हम ह्यूमन ज्योग्राफी के नेचर एंड स्कोप को देखेंगे कि ह्यूमन ज्योग्राफी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, फर्स्ट चैप्टर। उसके बाद में हम सेकंड चैप्टर में जो वर्ल्ड पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी और ग्रोथ है, वैश्विक जनसंख्या है, उसका वितरण क्या है, उसका घनत्व और उसकी वृद्धि क्या है, उसके पैटर्न को देखेंगे। और तीसरे चैप्टर में हम वर्ल्ड पॉपुलेशन के कंपोजिशन को देखेंगे कि कॉन्टिनेंट वाइज कौन से महाद्वीप में पॉपुलेशन ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है, कौन से में कम है, उनका पैटर्न क्या है, उनके बारे में देखेंगे। फोर्थ चैप्टर में हम ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सबसे पहले कब जारी हुई थी, इसको कौन जारी करता है, कौन से जो इकोनॉमिस्ट है इनसे रिलेटेड है, इसके पैरामीटर क्या हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसमें टॉप कंट्रीज कौन सी है और बॉटम कंट्रीज कौन सी है, टॉप स्टेट कौन से हैं इंडिया के, बॉटम स्टेट कौन से हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद में हम फिफ्थ चैप्टर में प्राइमरी एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, प्राथमिक क्रिया। और सिक्स्थ चैप्टर में सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। और सेवन्थ चैप्टर में जो टर्सरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज है, तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसमें पंचम क्रियाकलाप है, वहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है इस पुस्तक में, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट हम ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जो परिवहन एवं संचार व्यवस्था है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। संचार व्यवस्था में हम डिस्कस करेंगे कि जो रेडियो मास कम्युनिकेशन है, उसके बाद में जो और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम नाइन्थ चैप्टर में इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में डिस्कस करेंगे कि वैश्विक व्यापार का प्रेजेंट टाइम में क्या पैटर्न है, ठीक है, और इंडिया का वर्ल्ड ट्रेड में क्या पोजीशन है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन सेटलमेंट का पैटर्न क्या है और उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और किस रीजन में किस टाइप का ह्यूमन सेटलमेंट पाया जाता है, इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अभी ट्वेल्थ की एनसीईआरटी शुरू कर रहे हैं ह्यूमन ज्योग्राफी, तो आज से हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और इस पुस्तक को कंप्लीट करने के बाद में हम जो इंडिया की ह्यूमन ज्योग्राफी है उसमें भी सेम पैटर्न है, ये चीज़ें हैं, इसमें पॉपुलेशन से संबंधित है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एक्टिविटीज़ के बारे में है, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड के बारे में है, कम्युनिकेशन है, इंटरनेशनल ट्रेड है इंडिया का, उसके बाद में ह्यूमन सेटलमेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट है। ये सारी चीज़ें हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ट्वेल्थ क्लास की जो एनसीईआरटी है, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी के नाम से, उसको भी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में हम एक 11th क्लास की एनसीईआरटी है, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल जियोग्राफी, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, तो उसको भी हमने डिस्कस नहीं किया है। तो इन दो बुकों को डिस्कस करने के बाद में जल्दी ही उस बुक को भी हम कंप्लीट करेंगे। तो इस बुक को डिस्कस करने से पहले हमने एक और बुक को डिस्कस किया था, जिससे भारत का भौतिक पर्यावरण है 11th क्लास की, उसको हमने डिटेल से डिस्कस किया है। तो उसमें हमने एक तो लोकेशन के बारे में डिस्कस किया था, सेकंड चैप्टर फिजियोग्राफिक डिवीजन के बारे में डिस्कस किया था, और उसके बाद में हमने ड्रेनेज पैटर्न के बारे में डिस्कस किया था। फिर नेचुरल वेजिटेशन है, सॉइल्स है, नेचुरल डिजास्टर है, इनके बारे में, और क्लाइमेट के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था। तो ये सारी चीज़ें यदि आपने इंडियन जो रिलेटेड बुक है एनसीईआरटी की, भारत का भौतिक पर्यावरण, उसको नहीं देखा है तो एक बार उसको भी जरूर गो थ्रू कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आज ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में स्टार्ट करते हैं कि पहले हम विश्व की जो मानव भूगोल की दशाएं हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें शुरुआत में कुछ बेसिक बातें दे रखी है कि ह्यूमन ज्योग्राफी को हम कैसे
इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ह्यूमन ज्योग्राफी को कैसे देखते हैं। इस चैप्टर में आज के इस सेशन में यही चीज़ें दे रखी है कि ह्यूमन ज्योग्राफी का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, और उसके बाद में जो वेरियस थॉट है, जो जियोग्राफर्स है, जो थिंकर्स है ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्होंने ज्योग्राफी को किस रूप में डिफाइन किया है। उसके बाद में ह्यूमन और फिजिकल ज्योग्राफी का जो इंटर रिलेशन है, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। हम फिजिकल ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं और ह्यूमन ज्योग्राफी में कौन कौन सी बातों को पढ़ते हैं, और उसके बाद में जो टाइम पीरियड है इन द सेंस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, तो उसको भी हम एक इंडेक्स दी हुई है, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो छोटा सा टॉपिक है और आज इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और इस जो शुरुआत है ह्यूमन ज्योग्राफी की, उसके सेंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत में इसने बोला है कि आप भूगोल एक विषय के रूप में भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के अध्याय फर्स्ट में पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या आप इसकी अंतर्वस्तु को याद कर सकते हैं? बेसिकली ये अभी बुक हमने डिस्कस नहीं की है, लेकिन इसमें जो जियोग्राफी की ब्रांचेज है वेरियस, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस किया हुआ। फॉर एग्जांपल ये है कि उसमें सामाजिक भूगोल को डिफाइन किया हुआ है, नगरीय भूगोल जो सेटलमेंट ज्योग्राफी है, या ह्यूमन सॉरी सॉरी अर्बन ज्योग्राफी है, उसको डिफाइन किया हुआ है। उसके बाद में पॉलिटिकल ज्योग्राफी, राजनीतिक भूगोल को, जनसंख्या भूगोल, अधिवास आवास भूगोल को, उसके बाद में आर्थिक भूगोल को। तो इस प्रकार से उन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी की जो वेरियस ब्रांचेज है, उनको वहाँ पे डिस्कस किया हुआ था। एक बार उसको भी हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो उस संदर्भ में यहाँ पे बोल रहा है कि इस अध्याय में वृहद रूप से आपका परिचय भूगोल की प्रकृति से करवाया जाएगा, कि जो ज्योग्राफी है उसका नेचर क्या है। उसके बाद में आगे आगे बोल रहा है कि आप भूगोल की महत्वपूर्ण शाखाओं से भी परिचित हैं, और यदि आप अध्याय को पुनः पढ़ें तो आपको मानव ज्ञान की एक मुख्य विषय भूगोल से संबंध भी ज्ञात हो जाएगा। एक बार हम उस चीज़ को देखते हैं कि उसमें कौन कौन सी बातों को डिस्कस किया गया है, और कौन कौन सी ब्रांचेज के बारे में बोला गया है वहाँ पे, ठीक है। तो उसको एक बार देखते हैं कि कितने टाइप की ब्रांचेज है वहाँ पे। एक मिनट। जो ज्योग्राफी को मेन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है शुरुआत में, ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी की, उनके ब्रांचेज को देखते हैं। तो वहाँ पे फील्ड ऑफ ज्योग्राफी के नाम से है। जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ पे दिया हुआ है कि एनवायरमेंटल ज्योग्राफी है, उसको एनवायरमेंटल साइंस के नाम से जानते हैं। इकोलॉजी को ह्यूमन इकोलॉजी में इंक्लूड कर लिया, जूलॉजी को भी जू इन ज्योग्राफी में, फिर बॉटनी को फाइटो ज्योग्राफी में, पेडो पेडोलॉजी को सॉइल, जो सॉइल का स्टडी होता है उसको पेडोलॉजी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में हाइड्रोलॉजी मीन्स ओशिनोग्राफी, मेट्रियोलॉजी मीन्स क्लाइमेटोलॉजी। उसके बाद में जियोलॉजी मीन्स जियोमॉर्फोलॉजी। और नेक्स्ट है मैथ्स एंड एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है, उसको मैथमेटिकल एंड एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी के नाम से दिया हुआ है। और उसके बाद में इकोनॉमिक ज्योग्राफी को इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, पॉपुलेशन ज्योग्राफी को डेमोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, पॉलिटिकल ज्योग्राफी को पॉलिटिकल साइंस के रूप में, और ज्योग्राफिकल हिस्टोरिकल ज्योग्राफी को हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल ज्योग्राफी को सोशियोलॉजी से, और ज्योग्राफिकल थॉट को फिलोसॉफी से, जो दर्शन शास्त्र में हम इंक्लूड करते हैं कि वेरियस जो थिंकर्स है उन्होंने अपने अपने पॉइंट किस टाइप में दिए हैं, मतलब ज्योग्राफी को कैसे कैसे उन्होंने डिफाइन किया है। उसके बाद में कल्चरल ज्योग्राफी को हम एंथ्रोपोलॉजी में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो ये मेन टॉपिक इन्होंने डिवाइड किया है, ज्योग्राफी को अलग अलग पार्ट में एक्सप्लेन किया है इन लोगों ने, ठीक है। तो उसके बाद में ये आगे बोल रहा है कि जैसा कि आप जानते हैं कि एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में भूगोल समकालात्मक 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 और अनुभविक एवं व्यवहारिक है, ठीक है। समकालात्मक का मतलब है कि जो समकालिक घटनाएं हो रही है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। अनुभव का मतलब है एक्सपीरियंस, जो हमारा एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जांपल हम टेम्परेचर को या क्लाइमेट को, रेनफॉल को, इन सारी चीज़ों का मतलब फील करते हैं, ठीक है। तो इसमें ये बोला है कि अनुभव, ठीक है, हमारा एक्सपीरियंस है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। और व्यवहारिक का मतलब है कि हमारा सोशल एक्ट कैसा रहता है, ठीक है, हम समाज के साथ में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इंडिविजुअली किसी दूसरे पर्सन के साथ किस टाइप से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में है।
अतः भूगोल की पहुंच विस्तृत है और किसी भी घटना अथवा परिघटना का जो दिख या काल के संदर्भ में परिवर्तित होता है, उसका भौगोलिक ढंग से अध्ययन किया जा सकता है। कोई भी चेंजेज आता है, चाहे वो पर्टिकुलर लोकेशन का हो, चाहे वर्ल्ड लेवल का हो, या फिर ह्यूमन सोसाइटी में हो, या फिर इंडिविजुअल लेवल पर हो, तो उनके जो चेंजेज होते आते हैं उनको हम ज्योग्राफी में स्टडी करते हैं कि किस टाइप के चेंजेज आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, आप धरातल को किस प्रकार देखते हैं? क्या आपको लगता है कि पृथ्वी के दो प्रमुख घटक है, प्राकृतिक जिसे फिजिकल एनवायरनमेंट बोलते हैं, और जीवन के रूप में जिसमें मनुष्य भी सम्मिलित है? बेसिकली ज्योग्राफी को दो ब्रांच में, जो डाइकोटोमी है ज्योग्राफी की, उसको मेनली दो ब्रांचों में स्टडी किया जाता है, और उसके बाद में जो भी डाइकोटोमी होती है वो इसी बेसिस पे होती है। ठीक है, तो इसमें जो पहली डाइकोटोमी है, डाइकोटोमी का जो द्वैतवाद का पहला पार्ट है वो है ह्यूमन ज्योग्राफी, और दूसरा है फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, तो इसमें है कि पहला है प्राकृतिक और दूसरा है जीवन के रूप में मनुष्य भी सम्मिलित है। ठीक है, तो यहाँ पे फिजिकल फैक्टर आ गए और यहाँ पे ह्यूमन फैक्टर आ गए, आगे पढ़ेंगे कौन कौन से फैक्टर है। फिर नेक्स्ट है, अपने परिवेश के भौतिक और मानवीय घटकों की सूची बनाइए। अब परिवेश के भौतिक घटक कौन कौन से, फिजिकल फीचर्स कौन कौन से, जिसमें हम टोपोग्राफी को पढ़ते हैं। ठीक है, और उसके बाद में हम टेम्परेचर को पढ़ते हैं, उसके बाद रेनफॉल को पढ़ते हैं, उसके बाद में हम कोई भी ऐसा फिजिकल एनवायरनमेंट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल नेचुरल वेजिटेशन को ले लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी फिजिकल कंपोनेंट होंगे। और उसके बाद में जो हमारे मानवीय घटक है, मानवीय घटकों में फॉर एग्जांपल हम सोसाइटी को ले लेते हैं। ठीक है, हम उसके बाद में कल्चर को ले लेते हैं, और कल्चर के बाद में हमारा जो और क्लासिफिकेशन हो, फॉर एग्जांपल लैंग्वेज है, और उसके बाद में रेसियल ग्रुप है, और उसके बाद में हमारा रिलीजन है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें मानवीय घटकों में सम्मिलित करते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है, भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है। जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो फिजिकल एनवायरनमेंट की स्टडी करता है। मानव भूगोल भौतिक प्राकृतिक एवं मानवीय जगत के बीच में अंतर संबंध है, जो बीच में संबंध है उनकी मानवीय घटनाओं का स्थानिक वितरण और उनके घटित होने के कारण एवं विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। अब फिजिकल ज्योग्राफी में किस चीज़ की स्टडी होती है कि टोपोग्राफी कैसी है, टेम्परेचर कैसा है, रेनफॉल किस टाइप का है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, नेचुरल वेजिटेशन किस टाइप की है, ये सारी चीज़ों की स्टडी की जाती है। लेकिन ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या स्टडी किया जाता है कि ह्यूमन ज्योग्राफी में ह्यूमन और इन फिजिकल फैक्टर के बीच में क्या इंटर रिलेशन है, ये किस रूप से कार्य करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी रीजन है जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है और रेनफॉल भी ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे डेंस फॉरेस्ट एरिया क्रिएट होगा, तो वहाँ पे लोगों का अधिवास कैसा होगा, वहाँ पे लोगों की कल्चर किस टाइप की होगी, लैंग्वेज किस टाइप की होगी। लैंग्वेज एक अलग फैक्टर है, लेकिन वहाँ पे लोगों की जो दिनचर्या है वो अलग टाइप की डिसाइड होगी एज कम्पेयर टू जो टुंड्रा और टेगा रीजन में लोग रहते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में जो इंटर रिलेशन है, कहने का मतलब भौतिक या प्राकृतिक एवं मानव जगत के बीच में संबंध है, मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक, कहने का मतलब किसी पर्टिकुलर लोकेशन का वितरण क्या है, और उनके घटित होने के कारण क्या है। कारण क्या है, क्योंकि वहाँ पे जैसा क्लाइमेट होगा वैसे ही ह्यूमन एक्ट करेगा। और विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताएं, अब कहाँ पर, कहीं पर जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है वो रिच है, और कहीं पर इकोनॉमिक रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे लैग कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल डेजर्ट रीजन में कुछ नहीं होता है, ठीक है, वहीं पे सऊदी अरब जो सहारा मरुस्थल है वहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन जो अरब का डेजर्ट है, ठीक है, अरब पेनिनसुलर है, अरब ये प्रायद्वीप है, वहाँ पर तेल के भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, तो मरुस्थल में अपनी रिचनेस में भी विविधता है। उसके बाद में टेगा रीजन में कुछ नहीं है, ठीक है, वहाँ पे बर्फ की चादर गिरी रहती है, ठीक है, वहाँ पे पेड़ पौधे हैं नहीं इतने। ठीक है, फिर टुंड्रा रीजन में थोड़ा बहुत जो वनस्पति टाइप की बेसिक दशाएं हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस टाइप की जो भौगोलिक वेरिएशन है, ठीक है, वो सामाजिक, जैसा संसाधन होगा, जैसे ही संसाधनों की उपलब्धता होगी वैसे वहाँ पे सामाजिक स्ट्रक्चर डेवलप होगा। ठीक है, उसके बाद में आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ह्यूमन और फिजिकल ज्योग्राफी में की जाती है। उसके बाद में आपको इस तथ्य का पहले ही बोध होगा कि एक विषय के रूप में भूगोल का मुख्य सरोकार पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना और उन सभी तत्वों का अध्ययन करना जिन्हें मानव पोषित करता है, मानव को पोषित करता है। हम कहने का मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी में उन सभी चीज़ों को डिस्कस करते हैं, जैसे पृथ्वी को हम एक
मानव के घर के रूप में मानते हैं। अब ये इंटरनेशनल बॉर्डर क्रिएट करना, ये घर बनाना, ये मेरा है, ये जमीन मेरी है, ये जमीन तेरी, ये बात की बातें हैं, ठीक है, ये ह्यूमन द्वारा क्या हुआ, क्या करा जाए, ठीक है, कहने का मतलब। लेकिन हम एक ब्रॉड व्यू में देखें तो पृथ्वी पर मानव अधिवास है, यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, उनका भी एक अपना कहने का मतलब क्लाइमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से मान लें तो उनका भी एक अपना रीजन है, ठीक है। तो अब पृथ्वी को ह्यूमन के आवास के रूप में देखते हैं, क्योंकि पूरी पृथ्वी को ऐसा तो है नहीं कि पृथ्वी के इसी भाग पर, जैसे फॉर एग्जांपल पृथ्वी के पश्चिमी गोलार्ध में ही लोग रहेंगे, पूरी गोलार्ध में लोग नहीं रहेंगे, ऐसा तो है नहीं। पूरी पृथ्वी को आप जहाँ चाहे आज के आर्टिफिशियल क्लाइमेट में पृथ्वी को रहने योग्य बना सकते हैं, ठीक है। जो आर्टिफिशियल क्लाइमेटिक कंडीशन क्रिएट करके आप कहीं पे भी रह सकते हैं। तो इस वजह से पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना और उन सभी तत्वों का अध्ययन करना। तत्व कौन कौन से हैं जो मानव को पोषित करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सॉइल है, वहाँ पे एग्रीकल्चर होती है, ठीक है, उसके बाद में रेनफॉल होती है, और उसके बाद में जो एनवायरमेंटल बोलते हैं, या जो वायुमंडलीय कॉम्पोजिशन है उसमें जो CO2 गैस है, ठीक है, या कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, CO2 ह्यूमन लेता है, ठीक है, कार्बन वापस CO2 छोड़ता है, ऑक्सीजन लेता है और CO2 छोड़ता है, तो वो पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। तो ये एक साइकिल चलता रहता है। ये किसकी देन है? ये पृथ्वी की देन है, ठीक है। अतः प्रकृति और मानव के अध्ययन पर बल दिया गया है। आप अनुभव करेंगे कि भूगोल में द्वैतवाद आया है। इस आशय के व्यापक तर्क वितर्क आरंभ हो गए कि क्या एक विषय के रूप में भूगोल को नियम बनाने सिद्धांतिकार जिसे बोलते हैं नोमोथेटिक, अथवा विवरणात्मक जिसको बोलते हैं भाव चित्रात्मक एडियोग्राफी, ठीक है, या डिस्क्रिप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए। अब यहाँ पे द्वैतवाद का मतलब है कि ह्यूमन ज्योग्राफी में अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट में एक ज्योग्राफर्स थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि उनको उन कॉलेज का डीन हेड बनाया था, ठीक है, उनको। तो जो भी ज्योग्राफर्स थे, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट था उस यूनिवर्सिटी का, वो बहुत खुश हुआ, और उन्होंने सभी ने ये सोचा होगा कि मतलब ये सोचा उन्होंने कि ये ज्योग्राफी का मतलब ज्योग्राफी डिपार्टमेंट का हेड बनेगा तो हमारी पेमेंट बढ़ेगा, या हमारे कुछ जो कहने का मतलब फायदा करेगा हमारा, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या किया, उस ज्योग्राफी डिपार्टमेंट को क्लोज कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। और बंद करने के बाद में उन्होंने दो चीजें बोली थी कि एक तो ज्योग्राफी दूसरे सब्जेक्ट की तरह कोई ह्यूमन सोसाइटी को, ह्यूमन प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करती है, या मानव जीवन में ज्योग्राफी का कोई योगदान नहीं है। और दूसरी ये चीज बोली थी कि हम जो भी चीजों का अध्ययन करते हैं उनका कोई महत्व नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद में ज्योग्राफी दो ब्रांच में द्वैतवाद हो गया। ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो द्वैतवाद आ गया। द्वैतवाद क्या है कि एक तो ग्रुप ऐसा क्रिएट हुआ जो इस जो हेड है, यूनिवर्सिटी का हेड बना था, उसके समर्थन में आ गया। और दूसरे क्या है, दूसरों ने इसका विरोध किया कि आपको शट डाउन नहीं करना चाहिए ज्योग्राफी डिपार्टमेंट को, क्योंकि ये ज्योग्राफी आने वाले टाइम में जैसे हिस्ट्री है या सोशियोलॉजी है, वो सोशल प्रॉब्लम को इंक्लूड करते हैं, वैसे वैसे ज्योग्राफी भी आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करेगा, और बाद में अलग अलग प्रकार से अध्ययन करेगा हर एक चीज का, पर्टिकुलर का, ठीक है। तो इसे हम द्वैतवाद के नाम से जानते हैं। आगे है, क्या इसके विषय वस्तु को व्यवस्थित किया जाना चाहिए और इसके अध्ययन का उपागम प्रादेशिक और कर्मबद्ध होना चाहिए। अब उस टाइम में ज्योग्राफी का स्टडी है वो कंटिन्यूअसली नहीं होता, पर्टिकुलर फोकस नहीं किया जाता ह्यूमन सोसाइटी पे। अब किसी भी सब्जेक्ट को हम अध्ययन क्यों करते हैं कि हम सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें और उनमें नवाचार ला सकें, और आने वाले टाइम में उसको रेलिवेंट बना सकें हमारे सोसाइटी ह्यूमन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, क्या भौगोलिक परिघटनाओं की व्याख्या सैद्धांतिक आधार पर होनी चाहिए अथवा ऐतिहासिक संस्थागत उपागम के आधार पर? ये बौद्धिक अभ्यास के मुद्दे रहे हैं। और अंततः आप मूल्यांकन करेंगे कि प्रकृति और मानव के बीच में द्वैतता नहीं है, क्योंकि प्रकृति और मानव अविभाज्य तत्व है। अब यहाँ पे बोला है कि क्या भौगोलिक परिघटनाओं की व्याख्या सैद्धांतिक आधार पर होनी चाहिए। अब सैद्धांतिक आधार का मतलब है कि हम जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वहाँ पे लगा सकते हैं। ये जैसे वेरियस स्कॉलर थे, उन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए, थ्योरीज दी, उन्होंने उन्हें वहाँ पे
फॉर्मूले लगा दिए, ठीक है। अब ज्योग्राफी की प्रॉब्लम में फॉर्मूले लगाना उचित है या नहीं है, इसके बारे में बोला है। आधार होना चाहिए, अथवा ऐतिहासिक संस्था के उपागम के आधार पर जो थ्योरेटिकल पोर्शन है ज्योग्राफी का, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी चीज़ की स्टडी करनी चाहिए। ये बौद्धिक अभ्यास के मुद्दे रहे हैं। और अंततः आप मूल्यांकन करेंगे कि प्रकृति और मानव के बीच में द्वैतता नहीं है। कोई भी ऐसी कंफर्म ऐसा लॉ नहीं बना है, या कंफर्म ऐसी कंफर्मिटी नहीं है कि प्रकृति और मानव के बीच में द्वैतता नहीं है, ठीक है। उसके बाद में बोला है कि क्योंकि प्रकृति और मानव अविभाज्य तत्व है। अब जैसे जैसे अ, धरती पर, कहने का मतलब जीव का उद्भव हुआ है, वैसे वैसे ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। तो हम ये चीज़ देखेंगे कि जो नेचर है और ह्यूमन है उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। उसकी वजह से दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, ठीक है। और इन्हीं समग्रता से देखा जाना चाहिए। ये जानना रुचिकर है कि भौतिक और मानवीय दोनों परिघटनाओं का वर्णन मानव शरीर की रचना विज्ञान के प्रतीकों का प्रयोग करते हुए रूपकों के रूप में किया जाता है, ठीक है। अब जैसे हम ह्यूमन बॉडी को स्टडी करते हैं, वैसे ही हम यदि अपने एनवायरनमेंट को या अपनी जो जियोग्राफिकल लोकेशन है उसको स्टडी करते हैं, तो हम बेटर आउटपुट निकाल सकते हैं। मतलब जियोग्राफी का जो बेटर डिसी मतलब कहने का मतलब जियोग्राफी को बेटर आउटपुट के रूप में हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट बोला है, हम सामान्यतः पृथ्वी के रूप हम सामान्य यहाँ पे कुछ ऐसे एग्जांपल दे रखे हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी में कौन कौन से फैक्टर है और ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या क्या स्टडी करते हैं, उनके बारे में बेसिक चीज़ें दे रखी है। कि हम सामान्यतः पृथ्वी के रूप, पृथ्वी किस टाइप की है, आकार क्या है पृथ्वी का, ठीक है। उसके बाद में तूफान की आंख, हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन पढ़ा था, उस समय पढ़ा था कि इसकी तूफान की आंख में वातावरण एकदम शांत होता है, वहाँ पे न तो बादल होते हैं, ठीक है, वहाँ पे बारिश होती है वहाँ पे, ठीक है। तो इसका आकार 1500 से 3000 किलोमीटर के आसपास होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। उसके बाद में नदी का मुख, हम नद का स्रोत, जल मध्य डमरू, ठीक है, गिरवा। अब जल मध्य डमरू क्या होता है, जो स्ट्रेट चैनल होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उसमें वो लैंड फाट होते हैं और बीच में किसी जलीय पोर्शन द्वारा वो कटे हुए होते हैं। उसके बाद में सॉइल प्रोफाइल के बारे में पढ़ा था, वर्णन करते हैं। इसी प्रकार ये तो ह्यूमन जो सॉरी फिजिकल ज्योग्राफी का फैक्टर है। अब ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या क्या है कि प्रदेश है, गांव है, नगरों का वर्णन है, जीव के रूप में किया गया है। अब ह्यूमन ज्योग्राफी में जो चीज़ें हमने पढ़ी थी वैसे ही फिजिकल ज्योग्राफी में जो चीज़ें पढ़ी थी वैसे ही ह्यूमन ज्योग्राफी में आएगी। हम किसी रीजन की स्टडी करते हैं, गांव नगरों की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इनको एक जीव के रूप में माना गया है। जर्मन भूगोलवेत्ता राज्य देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में करते हैं। अब एक जर्मन जियोग्राफर हुए थे, रेड चेल। यहाँ पे ये एग्जांपल दे रखा है इन्होंने। इन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा के बारे में बोला था, वो बाद में देखते हैं। यहाँ पे आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि ज्योग्राफी, एक मिनट, कि अ, जीवित जीव के रूप में किसी भी राज्य या देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में किसने किया था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका रेड जेल। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था लेबेंसरम। एक मिनट, लेबेंसरम कॉन्सेप्ट में इन्होंने ये बोला था कि जैसे किसी जीव का जन्म होता है, ठीक है। और उसके बाद में वो जन्म होने के बाद में वो अ, युवा अवस्था में आता है, फिर वो मैच्योर अवस्था में आता है, ठीक है। और उसके बाद में वो ओल्ड फेज में आता है, और उसके बाद में वो डेड हो जाता है, कहने का मतलब उसका अस्तित्व नहीं रहता है। और वो किसी दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल कहने का मतलब मिट्टी में कन्वर्ट हो जाना, ठीक है, ह्यूमन बॉडी का आफ्टर दैट, ठीक है। तो वैसे ही किसी राज्य का या किसी देश का जन्म होता है, उसके बाद में वो यंग होता है, ठीक है। उसके बाद में मैच्योर होता है, उसके बाद में वो वर्ध हो जाता है, ओल्ड हो जाता है, और उसके बाद में कोई और स्टेट उसको अपना आधिपत्य में ले लेता है। कहने का मतलब जो स्टेट जन्मा था वो एक दिन खत्म भी होगा, ठीक है। तो उन्होंने किसी राज्य या देश की तुलना जीवित जीव से की थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो जर्मन भूगोलवेत्ता थे रेड जेल, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। और इन्होंने जो आइडिया दिया था वो था लेवेंसरम, ठीक है। और ये बेस्ट किस पे था, ये जो डार्विन का कॉन्सेप्ट है इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज, ठीक है, उस पे ये बेस्ट था। उसके बाद में नेक्स्ट है, सड़कों, रेल मार्गों और जल मार्गों के जाल को प्राय परिसंचरण की धमनियों के रूप में वर्णन किया गया। जो ट्रांसपोर्टेशन मीन है, जैसे सड़क है, रेल है, जल मार्ग है, जैसे ग्रांड ट्रंक रोड है उसको शेरशाह सूरी के साम्राज्य की धमनी बोल देते हैं, वैसे परिसंचरण की धमनियां बोलते हैं किनको, इन चीज़ों को जो ह्यूमन ज्योग्राफी में स्टडी करते हैं। उसके बाद में, क्या आप अपनी भाषा में ऐसे शब्दों और अभिव्यक्तियों को एकत्रित कर सकते हैं। अब मूल प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या हम प्रकृति और मानव को पृथक कर सकते हैं जबकि वे इतने जटिलता से आपस में जुड़े हुए हैं।
मैंने कहा हम फिजिकल एनवायरनमेंट और ह्यूमन को अलग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे अभी हम। तो यहाँ पे कुछ ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन दे रखी है। तो सबसे पहले रेडजेल ने बोला था कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ठीक है, जो एनालिटिकल स्टडी है किन की, जो सोसाइटी और टोपोग्राफी है उनके बीच में जो रिलेशन है उसकी, उसी को हम ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। रेडजेल ने ये बोला था। उसके बाद में एलन चर्चल सैंपल है, एलन सी सैंपल, ये तो जर्मन है। ठीक है, ये है अमेरिकन। एलन चर्चल सैंपल है वो अमेरिकन है, और ये रेड जेल की शिष्य थी। ठीक है, ये इनके रेड जेल के मतलब क्लासमेट थी, एलन चर्चल सैंपल। तो इन्होंने, एलन चर्चल सैंपल ने बोला था कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। कहने का मतलब पृथ्वी अस्थिर है, उसके बाद में ह्यूमन एक्टिविटीज करता रहता है, तो अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच में जो रिलेशन है, उनके जो उनके बीच में जो परिवर्तनशील संबंध है, ठीक है, जो चेंजेबल रिलेशन है, कहने का मतलब हम किसी स्थान पर फॉर एग्जांपल मरुस्थलीय रीजन में हमारा प्रकृति के साथ साथ संबंध अलग होता है। उसके बाद हम टुंड्रा और टैगा रीजन में जाते हैं तो वहाँ पे हमारा जो रिलेशन है वो अलग हो जाता है। हम गंगा के मैदान में आते हैं तो वहाँ पे हमारा रिलेशन अलग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे फर्टाइल लैंड मिलती है, जल मिलता है, सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन मिलती है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए संसाधन मिल जाते हैं हमें आसानी से। तो इनके बीच में जो परिवर्तनशील संबंध है उनका जो स्टडी है वही है क्या, हमारा ह्यूमन जियोग्राफी। तो एलन चर्चिल सैंपल ने ये बोला था। उसके बाद में सैंपल की परिभाषा में संबंधों की गत्यात्मकता मुख्य शब्द है। ठीक है, यहाँ पे कहने का मतलब गत्यात्मकता का मतलब है कि चीज रोटेट करती रहती है, एक चीज एक दूसरे से बदलती रहती है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। उसके बाद में पॉल विडाल डी लाप्लास, ये फ्रेंच है, फ्रेंच जियोग्राफर है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, तो तीनों, इधर रेड जेल सैंपल और ग्लास को दे दिया, और इधर इनके स्टेट का दे दिया कि ये कौन से स्टेट है, जर्मन से कौन है, अमेरिकन कौन है, फ्रेंच कौन है। तो ये बेसिक चीजें आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, याद रखना। ठीक है, तो पॉल विडाल डी लाप्लास ने बोला था, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है। एक कॉन्सेप्ट का इरोजन हुआ था, सॉरी, इवोल्यूशन हुआ था। एक कॉन्सेप्ट का इवोल्यूशन हुआ था, किसके कारण, एक एनालिटिकल अप्रोच, एनालिटिकल जो नॉलेज था उसके कारण एक कॉन्सेप्ट का इवोल्यूशन हुआ था। किनके कारण ये कॉन्सेप्ट का इवोल्यूशन, किसके कारण हुआ था, कि वो पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम तथा इन पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंध। ठीक है, तो इनके बीच में जो इंटररिलेशन है उसको हमने स्टडी किया, और उसके बाद में हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया, एक संकल्पना को हमने उत्पन्न किया। तो उसी को हम ह्यूमन ज्योग्राफी के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो इनका तीनों का मतलब तो एक ही है कि ये धरातल, भौतिक और मानव जो क्रियाकलाप है उनके बीच में इंटर रिलेशन को बल देते हैं, लेकिन इनकी लैंग्वेज अलग अलग है बोलने की। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस आपको इनके एक तो बोला क्या है इन्होंने ये चीज़ याद रखनी है, और दूसरी चीज़ ये कहाँ से है ये याद रखना है। और रेड जेल का इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, क्योंकि इन्होंने राज्य का वर्णन जीवित जीव के रूप में किया था, और ये कॉन्सेप्ट दिया है लेबेंसरम। ठीक है, तो ये CUT UG और PG के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेड जेल का क्वेश्चन पूछेंगे 100%। ठीक है, तो ये था हमारा। और इसके आगे है मानव भूगोल की प्रकृति। अब हमने लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ा था कि क्या हम प्रकृति और मानव को पृथक कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, जबकि ये बहुत जटिल है, कहने का मतलब इसका बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग है। तो आगे देखते हैं, थोड़ा स्पीड से चलते हैं। चीज़ें जहाँ पे इंपॉर्टेंट आएगी वहाँ पे हम थोड़ा रुक के डिस्कशन कर लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे बोला है कि मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण तथा मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरणों के संबंधों का अध्ययन उस उनकी परस्पर अनन्य क्रिया द्वारा करता है। ह्यूमन ज्योग्राफी जो स्टडी करता है अंतर संबंधों की, वो कैसे करता है, उनकी परस्पर अंतर अन्योन्य क्रिया है। ठीक है, जो इंटर रिलेशनशिप में जो चेंजेस आते रहते हैं फिर, ठीक है, उनके स्टडी करते हैं। ठीक है, मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण तथा मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन उनकी परस्पर अन्योन्य क्रियाएं द्वारा करता है। उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पे ये भौतिक भूगोल का वापस संदर्भ दे चुका है, लेकिन हम यहाँ पे पढ़ लेंगे कि भौतिक पर्यावरण के तत्वों का अध्ययन कौन कौन से एलिमेंट है फिजिकल जियोग्राफी के। उसमें ये बोल रहा है कि भू आकृति, मृदा, जलवायु, जल, प्राकृतिक वनस्पति, विविध प्राणी जात है, वनस्पति जात। ये हमने भारत का भौतिक पर्यावरण पढ़ा था, उस समय डिस्कस कर लिया था सारी चीजें, तो यहाँ पे नई नहीं है।
तो यहाँ पे बोल रहा है आगे, क्या आप उन तत्वों की सूची बना सकते हैं जिसकी रचना मानव ने भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त मंच पर अपने कार्यकलापों द्वारा की है? जैसे बिल्कुल की है, जैसे घर बनाया, गांव, नगर, सड़कों, रेलों का जाल, उद्योग, खेत, पत्तन, दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं तथा भौतिक संस्कृति के अन्य सभी तत्व भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त संसाधनों का उपयोग करते हुए मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं। कहने का मतलब ह्यूमन ने ऐसी कौन कौन सी चीजें बनाई है जो भौतिक पर्यावरण पर्यावरण पर आधारित थी। घर बनाया है तो जो मटेरियल था वो भी हमने प्रकृति से ही लिया है, खदानों से लिया है। उसके बाद में घर बनाया कहाँ पे है कि धरातल पे बनाया है, ठीक है, भू-आकृति पर घर बनाया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने प्रकृति से ली है, जबकि भौतिक पर्यावरण मानव द्वारा बृहद स्तर पर परिवर्तन किया गया है, साथ ही मानव जीवन को भी इसने प्रभावित किया है। अब जैसे जैसे ह्यूमन ने फिजिकल क्लाइमेट को, एनवायरनमेंट को चेंजेस किया है, तो उनका अपने जो नेचुरल चेंजेस था वो उसमें जो नेचुरल स्थिति थी वहाँ पे चेंजेस आए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे ह्यूमन जो लाइफ है, ठीक है, ह्यूमन लाइफ में भी चेंजेस आया है उन प्राकृतिक बदलावों की वजह से। उसके बाद में नेक्स्ट है मानव की प्रकृतिकरण, मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। कहने का मतलब मानव को प्रकृति के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है और प्रकृति को मानव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। दोनों का संबंध है, माइनर डिफरेंस है दोनों में, उनको देखते हैं। चलिए, मनुष्य अपने प्रौद्योगिकी की सहायता से अपने भौतिक पर्यावरण में अनोखे क्रियाएं करता है। कहने का मतलब चेंजेस लाता रहता है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि मानव क्या उत्पन्न और निर्माण करता, बल्कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि किन उपकरणों तथा तकनीकों की सहायता से उत्पादन तथा निर्माण करता है। कहने का मतलब मीन क्या है मानव का चेंजेस करने का, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो आउटकम आया है मानव द्वारा चेंजेस करने के बाद में वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे आगे बोला है प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर का सूचक होती है। जो टेक्नोलॉजी होती है वो किसी भी सोसाइटी के कल्चरल डेवलपमेंट का इंडिकेटर होती है। मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का विकास कर पाया है। जो नेचर के लॉज हैं, ठीक है, प्रकृति के नियम है प्रकृति के, उनको समझने के बाद में ही ह्यूमन ने क्या किया है, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया है। उदाहरण घर्षण और ऊष्मा की संकल्पना ने, अग्नि की खोज ने हमारी सहायता की है। इसी प्रकार डीएनए और आनुवंशिक के रहस्यों की समझ ने हमें बीमारियों पर विजय पाने में योग्य बनाया है। अधिक तीव्र गति से चलने वाले यान विकसित करने के लिए वायु गति के नियमों का प्रयोग किया है। आप देख सकते हैं कि प्रकृति का ज्ञान प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब जो हमारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है प्रेजेंट टाइम का, वो कहीं ना कहीं जो फिजिकल फैक्टर है उनके इंटर रिलेशन से जो हमें नॉलेज मिला ना, उसी के आधार पर हमने चीज़ें डेवलप की। फॉर एग्जांपल किसी दो चीज़ों को घर्षण करने पर वहाँ पे हीटिंग पैदा होती है, टेम्परेचर हाई हो जाता है और फायर क्रिएट होती है। तो हमने वहाँ पे ऐसी कुछ चीज़ें बनाई जिनसे जिनके घर्षण से हमें एनर्जी मिलती है। और अ, उसके बाद में हमने डीएनए को स्टडी किया तो हमें पता चला कि डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है, उसका फॉर्मेशन क्या है, उसका फॉर्मिंग प्रोसेस क्या है। तो इन सारी चीज़ों पे फोकस किया। तो हमने कुछ डीएनए रिलेटेड जो डिजीज़ थी उनको कंट्रोल किया है कि जो बेसिक डिजीज़ है उनसे संबंधित कि भाई डीएनए में किस प्रकार का चेंज हो जाता है, उसकी वजह से बीमारियों का बीमारियां मतलब विकसित होती है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है और टेक्नोलॉजी मनुष्य पर पर्यावरण की बंदिशों को कम करती है। जो टेक्नोलॉजी है वो क्या करती है, मनुष्य पर पर्यावरण की बंदिशों, जो एनवायरनमेंट है वो मनुष्य पर बहुत सारे कहने का मतलब बंदिशों को कम करता है। कहने का मतलब जो रोक टोक होती है पर्यावरण की, मनुष्य पर रोक टोक होती है, वो टेक्नोलॉजी द्वारा कम कर दी जाती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल किसी घर में, ठीक है, किसी घर में जो कहने का मतलब इस एग्जांपल को नहीं समझ के ऐसे ही समझते हैं कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन क्या करेगा, उसके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है और वो टेगा रीजन में जाएगा, टुंड्रा रीजन में, जहाँ पे बर्फीली हवाएं चलती है, ठीक है, और वहाँ पे जो सतह पर बर्फ जमा हुआ रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे ह्यूमन घर बनाने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पे रहने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पे वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन वो टेक्नोलॉजी की हेल्प की वजह से टेक्नोलॉजी को लेकर वहाँ पे टुंड्रा रीजन में जाएगा और वहाँ पे घर बनाएगा, वहाँ पे आर्टिफिशियल कंडीशन क्रिएट करेगा। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर कम रहना चाहिए और जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं, ठीक है, वो ज़्यादा जमनी नहीं चाहिए बर्फ़ में, तो उनको वो क्या करेगा, हीटिंग करेगा, ठीक है, हीटिंग वाले एनवायरनमेंट में रखेगा। तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया है मानव ने, वहाँ पे टुंड्रा रीजन में जो घर बनाया है वो पर्टिकुलरली ह्यूमन के रहने के लिए सुटेबल है, वहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन है, तो वो वहाँ पे रह सकता है, वहाँ पे पर्यावरण की नहीं चलेगी।
तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि प्रौद्योगिकी मनुष्य पर पर्यावरण की बंदिशों को कम नहीं करता, जो पर्यावरण मनुष्य को रोक टोक करने के रोक टोक करता है मनुष्य पर, वो टेक्नोलॉजी उसको कम कर देती है। प्राकृतिक पर्यावरण से उन्होंने कह रहे हैं कि आरंभिक अवस्था में मानव इससे अत्यधिक प्रभावित हुआ क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। मतलब शुरुआत में हम पढ़ते हैं कि मानव फूड गैदरिंग पर, इन चीज़ों पे डिपेंड करता था, ठीक है, जो कहने का मतलब मांस खाता था, ठीक है। और जो पहिए का आविष्कार हुआ तो धीरे धीरे उसने क्या किया, ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहा है, ठीक है। पहिए का आविष्कार करने के बाद में उसने ट्रेड या ट्रांसपोर्ट का सोचा था, ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुएं ले जानी है तो वो क्या करेगा, पहिए का उपयोग करके एक गाड़ी बनाएगा और उसमें ढोके वो आगे ले जाएगा। लेकिन पहिए का उपयोग करने पहिए का ज्ञान होने से पहले वो क्या करता था, खुद अपने कंधों पर भी रखकर उन सामान को ले जाता था, ठीक है। उसके बाद में और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आया कि उनने जो पालतू पशु थे, पहले वो सिर्फ अपने दैनिक जरूरतों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता था, भोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता था। लेकिन बाद में पता चला कि कुछ ऐसे जीव जंतु जो जानवर है जो हमारे लिए उपयोगी है, जैसे फॉर एग्जांपल गाय है, भैंस है, ठीक है। तो इनके दूध दूध के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको मिल्क के प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से रखा, ठीक है। तो कुछ ऐसे पशुओं को तो मांस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, और कुछ ऐसे पशुओं को जैसे बैल है, ठीक है, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल ढोने के लिए काम आता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ऊँट है, बैल है, ठीक है। और बर्फीले रीजन में जो रेंडियर टाइप के जानवर हैं, उनका उपयोग उन्होंने माल ढोने के लिए किया था। तो अलग अलग जैसे जैसे समझ विकसित होती गई, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन आता गया ह्यूमन में, वैसे वैसे वो उन चीज़ों को अपने यूटिलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चेंजेस करता गया। नेक्स्ट है, उन्होंने प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को डाल लिया। इसका कारण यह है कि प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न था और मानव के सामाजिक विकास की अवस्था भी आदिम थी। एक तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत निम्न स्तर का था, और जो मानव का सोशल डेवलपमेंट था वो भी आदिम अवस्था का था। ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं थी, ह्यूमन सोसाइटी में भी एडवांसमेंट नहीं थी, तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी नहीं होगी। नेक्स्ट है, आदिम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच में इस प्रकार के अनोखे क्रिया जो एक्टिविटीज होती थी उसको पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया है। अब एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म क्या है, एक ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें यह बोला जाता है कि एनवायरमेंट है वो ह्यूमन एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। ह्यूमन एनवायरमेंट के विपरीत जाके कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। इसमें आगे बोल रहा है कि प्रौद्योगिकी विकास की इस अवस्था को हम प्राकृतिक मानव की कल्पना कर सकते हैं, जो प्रकृति को सुनता था, उसकी प्रचंडता से भयभीत होता था और उसकी पूजा करता था। अब शुरुआत में क्या होता था कि कहीं पे भी बारिश या गर्जन होती थी या बाढ़ आ जाती थी या कोई भी ऐसी चीजें हो जाती थी, तो ह्यूमन क्या करता था, एक काल्पनिक कंडीशन में चला जाता था कि जो भी हो रहा है एनवायरनमेंट की वजह, मतलब चेंजेस की वजह से हो रहा है, कोई एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो ये सारी चीजें मेंटेन करती है, जिस समय ह्यूमन पर्यावरण के अंडर में था, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन आया और ह्यूमन को लगा कि हम भी कुछ चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं, सारी चीज़ें एनवायरनमेंट के भरोसे नहीं है, ठीक है, कुछ चीज़ों को हम भी मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से बाद में ह्यूमन ने क्या है कि मतलब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की सहायता से इन चीज़ों को बदला। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दिया कि टुंड्रा रीजन में भी आजकल चावल की खेती पॉसिबल है, ठीक है। ये चावल की खेती की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो कहाँ पे है, यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय रीजन में है, ठीक है। तो वहाँ पे भी टुंड्रा रीजन में भी हम आर्टिफिशियल कंडीशन में चावल उगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी, ठीक है। वहाँ पे घर बना के रह सकते हैं। तो आज हम प्रकृति के विरुद्ध जाकर भी काम कर सकते हैं। तो पर्यावरणीय निश्चयवाद का मतलब यही है कि जो भी एनवायरमेंटल चेंजेज आ रहे हैं, मानव उनको कंट्रोल नहीं कर सकता। मानव कहने का मतलब एक पैसिव एजेंट है, एक्टिव एजेंट नहीं है, ठीक है। एक मतलब एक्टिव ने मतलब मानव उस एनवायरनमेंट को चेंज करने के लिए एक्टिव नहीं है, ठीक है, पैसिव एजेंट के रूप में देखते हैं पर्यावरण निश्चयवाद में मानव को, ठीक है। अब नेक्स्ट है मानव का प्रकृतिकरण। ये सारी चीजें मतलब ज्यादा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रकृति का मानवीकरण। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं, उनको देख लेते हैं एक बार स्पीड से। मानव का प्रकटीकरण आर्थिक दृष्टि से आदिम समाज से संबंधित एक घर के प्रत्येक संबंधों का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसे अन्य आदिम समाजों के संबंध में पढ़े जो प्राकृतिक पर्यावरण के साथ पूर्णतः सामंजस्य बनाए हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आदिम जनजातियां हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो कांगो रीजन में जनजाति रहती है, ठीक है। उसके बाद में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, सेंट्रल एशिया में, ठीक है। तो जो नोमैडिक
ट्राइब्स रहती हैं उनका ये जिक्र कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि समय के साथ लोग अपने पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को समझने लगते हैं और अपने सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ मानव बेहतर और अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास करता है। अब जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे ह्यूमन क्या करता है, अपनी जो पर्यावरण और प्राकृतिक बल है उनको समझ लेता है। कि फॉर एग्जांपल हम बात करें उत्तरी गंगा के मैदान रीजन की। अब शुरुआत में यहाँ क्या था, डेंस फॉरेस्ट एरिया था। ठीक है, तो काफ़ी समय बाद में लोगों को पता चला, ह्यूमन को पता चला कि हम एग्रीकल्चर करके, पशुओं की सहायता से एग्रीकल्चर करके ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। मतलब शुरुआत में तो यही था उनका कि हम यहाँ पे पेड़ पौधे काट कर हमारे खाने योग्य फसलें उगा सकते हैं। बाद में ह्यूमन को पता चला कि हम यदि एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करें तो हमें इनकम मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इन्होंने लार्ज स्केल पे पेड़ पौधे काट दिए और यहाँ पे खेती करनी शुरू कर दी। तो जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन था उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया, जो ऐसे पशु थे जिनका हम ट्रांसपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से उपयोग कर सकते हैं, उनको जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ उसको ढुलाई की और एक जगह से दूसरी जगह पर लेके गए। ठीक है, तो ये जैसे जैसे टाइम बीतता गया ह्यूमन प्राकृतिक बलों को समझता गया और वहाँ पे उनको उपयोग करता गया। तो आज हम उत्तरी जो गंगा का बेसिन है, उत्तरी मैदानी रीजन है, वहाँ पे देख सकते हैं कि पेड़ पौधे देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, जो खेत के मेड़ पे ही मिलते हैं हमें। ठीक है, पश्चिमी जो सॉरी पंजाब और हरियाणा में तो जो फॉरेस्ट कवर है वो बिल्कुल ही 5% के आसपास है। ठीक है, एक समय वहाँ पे बहुत डेंस फॉरेस्ट हुआ करता था। वह वह अभाव की अवस्था में स्वतंत्रता की अवस्था की ओर अग्रसर हुआ। पहले अभाव कहने का मतलब पहले पर्यावरण निश्चयवाद का टाइम था, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ह्यूमन एनवायरनमेंट पे डिपेंड था। ठीक है, ह्यूमन कोई भी चेंजेस नहीं करता था। ठीक है, तो बाद में पता चला कि थोड़ी उनको फ्रीडम फील हुई। ठीक है, और बाद में उनको फ्रीडम फील कब हुई, जब उनको टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन आया उन्होंने उनमें। ठीक है, तो उन्होंने अवस्था की ओर अग्रसर थे। पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के द्वारा वे संभावनाओं को जन्म देते हैं। मानवीय क्रियाएं सांस्कृतिक भूदृश्य की रचना करती है। मानवीय क्रियाएं की छाप सर्वत्र है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के द्वारा वे संभावनाओं को जन्म देते हैं। जो पर्यावरण ने, जो एनवायरनमेंट ने उनको रिसोर्सेज दिए हैं, उनको वे पॉसिबिलिटीज के रूप में देखते थे। और मानवीय क्रियाएं सांस्कृतिक भूदृश्य की रचना है। जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती है वो किसी भी कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू का रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, और मानवीय क्रियाएं की छाप सर्वत्र है। उच्च भूमियों पर स्वस्थ विश्राम स्थल, विशाल नगरीय प्रसार, खेत, फलोद्यान मैदान और तरंगित पहाड़ियों में चारागाहें, तटों पर पतन और महासागरीय तट पर समुद्री व्यापार, अंतरिक्ष में उपग्रह इत्यादि। पहले के विद्वान इसे संभववाद का नाम दिया है। अब संभववाद का मतलब क्या है, पॉसिबलिज्म। पॉसिबलिज्म का मतलब है सिंपल वर्ड में कि ह्यूमन, जो मानव है, वो प्राकृतिक पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करके अपने अनुसार उस प्राकृतिक पर्यावरण को ढाल सकता है। ह्यूमन के पास में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है, वो अपने हिसाब से एनवायरनमेंट को यूज कर सकता है। तो ये है संभववाद, बेसिक चीज। प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उसका उपयोग करता है। धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है और प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप पड़ने लगती है। अब यहाँ पे ये दो बॉक्स दे रखे हैं, उनको समझ लेते हैं। मानव का प्रकृतिकरण, इसका मतलब है पर्यावरण निश्चयवाद। यहाँ पे ह्यूमन एज ए पैसिव एजेंट के रूप में वर्क करता है। लेकिन दूसरी तरफ प्रकृति का मानवीकरण का मतलब है कि प्रकृति को मानव जैसे चाहे उसका उपयोग कर सकता है। तो यहाँ पे संभववाद संकल्पना इसके साथ जुड़ी हुई है और यहाँ पे मानव एकदम एक्टिव एजेंट के रूप में काम करता है। ठीक है, तो मानव जैसा चाहे अपने एनवायरनमेंट को यूज कर सकता है। तो ये है संभववाद की परिकल्पना, कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट टर्म है भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की है जो दो विचारों पर्यावरण निश्चयवाद और संभववाद के मध्य मार्ग का परिलक्षित करती है। उन्होंने इसे नव निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम दिया है। अब शुरुआत में हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक तो पर्यावरण निश्चयवाद पढ़ा था और एक संभववाद पढ़ा था। पर्यावरण निश्चयवाद में हमने पढ़ा था कि ह्यूमन एक पैसिव एजेंट है और संभववाद में हमने पढ़ा था ह्यूमन एक एक्टिव एजेंट है। अब यहाँ पे पर्यावरण निश्चयवाद में क्या होता था कि जैसा एनवायरनमेंट चाहता था वैसा ह्यूमन रहता था। लेकिन संभववाद में क्या है, जैसा ह्यूमन चाहता था वैसा अपने एनवायरनमेंट में रह सकता था। लेकिन ग्रिफिथ टेलर साहब आए, ये इन्होंने ये बोला कि पर्यावरण निश्चयवाद और संभववाद के बीच में एक और नव निश्चयवाद टाइप की कुछ
थ्योरी, ठीक है, इन्होंने एक आइडिया दिया कि इन दोनों के बीच में एक अच्छा ऐसा आइडिया है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इन्होंने बोला रुको और जाओ। रुको और जाओ का मतलब ये है कि किसी भी भौगोलिक रीजन में, ये टेलर ने बोला, ग्रिफिथ टेलर ने बोला है कि किसी भी भौगोलिक रीजन में हम उनका उपयोग करते हैं। किसी भी भौगोलिक रीजन को हम उपयोग करना चाहें तो वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन देखिए, वहाँ पे लैंड की प्रोडक्टिविटी देखिए और वहाँ पे टोपोग्राफी का स्ट्रक्चर देखिए, और इसके उसके हिसाब से हम उसको उपयोग करेंगे तो हमें मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। यहाँ पर तो हम आउटपुट एनवायरनमेंट पर डिपेंड करते थे और यहाँ पर हम अपने आप को ही भगवान समझने लग गए, ठीक है। लेकिन ग्रिफिथ टेलर साहब ने बोला कि ऐसा नहीं है, न तो हमें पैसिव रहना है, न ही हमें एक्टिव रहना है, ठीक है। ह्यूमन जो एक्टिविटीज है, ह्यूमन कैपेसिटी है, वो बहुत एनवायरनमेंट के सामने बहुत कम है, ठीक है। तो ग्रिफिथ टेलर साहब ने बोला कि आप एक काम करो, जो भी सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है, टोपोग्राफिकल क्लाइमेट है और फिजियोग्राफिक कंडीशन है, उसके हिसाब से आप प्रोडक्शन करो। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मरुस्थल में यदि आप इन्वेस्ट करोगे एग्रीकल्चर में तो वहाँ पे प्रोडक्शन बहुत कम मिलेगा। यही आप इन्वेस्टमेंट यदि मालवा के पठार वाले रीजन में या गंगा के मैदान वाले रीजन में करोगे तो वहाँ पे आपको आउटपुट ज़्यादा मिलेगा। तो आप ग्रिफिथ टेलर साहब ये बोल रहे हैं कि मरुस्थल में कम इन्वेस्ट करो और मैदानी क्षेत्र में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा इन्वेस्ट करो, ठीक है। तो रुको और जाओ का मतलब है कि चीज़ों को समझो। आप किसी भी भौगोलिक रीजन में गए, ऐसा ही नहीं है कि जाकर वहाँ पे हाथों हाथ आपने एग्रीकल्चर कर दिया और अपना प्रोडक्शन सोच के वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। आप उस रीजन में जाओ, वहाँ पे रुको और वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन देखो, वहाँ पे सॉइल की फर्टिलिटी देखो, टेम्परेचर देखो, रेनफॉल देखो, ये सारी चीज़ें जज करने के बाद में आप वहाँ पर कुछ कार्य करो, जाओ, ठीक है। ये है नव निश्चयवाद, ठीक है, नियो डिटर्मिनिज्म। ये ग्रिफिथ टेलर का है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, 100% क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, पॉसिबिलिटी है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में इन्होंने आगे बोला है कि आप में से जो भी नगरों में रहते हैं, जो नगर देख चुके हैं, जरूर जानते होंगे कि चौराहे पर यातायात, ये इनका एग्जाम्पल दे रखा है कि जो लाल बत्ती है उसका अर्थ है रुको। एम्बर पीली बत्ती का, पीली बत्ती लाल और हरी बत्ती के बीच में रुक कर तैयार रहने का अंतराल प्रदान करती है, और दूसरी हरी बत्ती का अर्थ है जाओ, ठीक है। संकल्पना दर्शाती है कि न तो यहाँ पे नितांत आवश्यकता की स्थिति है, पर्यावरण निश्चयवाद नहीं है, और न ही यहाँ पे नितांत स्वतंत्रता है, संभववाद है, अपने आप को ही भगवान नहीं समझना है, ठीक है। दशा की दशा है, इसका अर्थ है कि प्राकृतिक नियमों का अनुपालन करके हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, जिन्हें लाल संकेतों का पर प्रत्युत्तर देना होगा। जब प्राकृतिक रूपांतरण की स्वीकृति दे दे तो वह अपने विकास के प्रयत्नों को आगे बढ़ा सकता है, और इसका तात्पर्य है कि हम सीमाओं में जो पर्यावरण की अ, हानि न करती हो संभावनाओं को उत्पन्न किया जा सके, तथा अंधाधुंध रफ्तार दुर्घटना से मुक्त नहीं होती है, ठीक है। अंधाधुंध अंधाधुंध जो रफ्तार होती है वो दुर्घटनाओं से मुक्त नहीं होती है, वहाँ पे डिजास्टर आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हिमालयन रीजन में हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर लें और वहाँ पे बड़ी बड़ी होटलें बना दे 5 स्टार, ठीक है, रेल बना दे, रोड निकाल दे, ठीक है, लेकिन बाद में जब हिमस्खलन आता है ना, तो ये सारी चीज़ें पहाड़ियों में मिलती है, घाटियों में मिलती है, निचले तलों में, ठीक है। तो अपने आप को ही भगवान नहीं समझना है। कुछ ऐसी लोकेशन होती है पहाड़ी रीजन में जहाँ पे जो अर्थक्वेक इम्पैक्ट है वो बहुत कम होता है, हिमस्खलन भी बहुत कम होता है। तो ऐसी चीज़ों को पहचान कर वहाँ पे डेवलपमेंट करना है हमें। विकसित अर्थव्यवस्था के द्वारा चलाई गई मुक्त चाल के परिणाम स्वरूप हरितगृह प्रभाव, ओजोन परत अवशेष, भूमंडलीय तापन, पीछे हटती हिम नदियाँ, निम्नीकृत भूमियाँ हैं। अब यहाँ पे एक चीज बोली है, विकसित अर्थव्यवस्था के द्वारा मुक्त चाल के परिणाम स्वरूप। मुक्त चाल का मतलब है कि जो डेवलप्ड इकोनॉमी है, फॉर एग्जांपल अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस है, जापान है, इन्होंने क्या किया, अपनी मुक्त चाल, जो अपनी ग्रोथ की स्पीड थी उसको मुक्त कर दिया। आप जैसे चाहे संसाधनों का यूटिलाइज करो, जैसा जितना चाहे आप जितनी मर्जी हो अपने संसाधनों को इकट्ठा करो, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ग्रीन हाउस इम्पैक्ट हुआ, ओजोन होल हो गया और ग्लोबल वार्मिंग हो गई। जो बर्फ की चट्टान परतें थी, ठीक है, वो पीछे हट गई, हिम नदियाँ पीछे हट गई, निम्नीकृत भूमि, ठीक है, भूमि को ऐसा बेकार करके छोड़ा है कि वो आने वाले हजारों वर्षों में भी फर्टिलिटी उनमें नहीं आ पाएगी वापस, ठीक है। तो ये सारी चीजें उन्होंने एग्जाम्पल दिया, ग्रिफिथ टेलर ने ये एग्जाम्पल दिए हैं। नव निश्चयवाद संकल्पना ढंग से एक संतुलन बनाने का प्रयास करता है और संभावनाओं के बीच अपरिहार्य चयन द्वैतवाद को निष्फल करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें बोली है कि नव निश्चयवाद संकल्पना है वो संतुलन बनाए रखने के लिए इम्पोर्टेंट है, और जो संभावनाओं के बीच में अपरिहार्य चयन द्वैतवाद को निष्फल करती है। द्वैतवाद में क्या होता है कि एक तो बोल रहे हैं कि बिल्कुल ही इसका यूटिलाइज नहीं है, दूसरा बोल रहा है कि इसका ही यूटिलाइज है, ठीक है। लेकिन जो बीच में कहीं पर जो एक दोनों को इंक्लूड करता है और मैक्सिमम आउटपुट के लिए बात करता है, वो यहाँ पे
नव निश्चयवाद संकल्पना है। ठीक है, अब आगे है समय के गलियारे से मानव भूगोल। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है एक बार स्पष्ट देखते हैं कि पर्यावरण से अनुकूलन व समायोजन की प्रक्रिया तथा इसका रूपांतरण पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न परिस्थितियों रूप में पारिस्थितिकीय निकेत में मानव के उदय के साथ आरंभ हुआ है। इस प्रकार यदि हम पर्यावरण और मानव की अन्योन्य क्रियाएं से एक मानव भूगोल प्रारंभ की कल्पना करें तो इसकी जड़ें इतिहास में अत्यंत गहरी है। अतः मानव भूगोल के विषय में एक दीर्घकालिक स्वातंत्र्य पाया जाता है। यद्यपि समय के साथ इसे संतुष्ट करने वाले उपगमों में परिवर्तन आया है। उपगमों में ये गत्यात्मकता विषय की परिवर्तनशील प्रकृति को दर्शाती है। अब यहाँ पे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है चीज़ें, लेकिन यहाँ पे आगे आ रही है जो इनोवेशन हुई थी उनके बारे में बोल रहा है कि पहले विभिन्न समाजों के बीच में उन्होंने क्रियाएं नगण्य थी, एक दूसरे के बारे में ज्ञान सीमित था। यात्री अनेक अन्वेषक अपने यात्रा क्षेत्रों के बारे में सूचना का प्रसार किया और नौचालन संबंधी कुशलताएं विकसित नहीं हुई थी और समुद्री यात्राएं खतरों से खाली नहीं थी। अब शुरुआत में क्या है, एक समाज दूसरे समाज के बारे में जानता नहीं था, ज्ञान सीमित था। ठीक है, लेकिन यात्री जो बहुत सारे फॉरेन ट्रेवल्स थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, यात्रा की और वहाँ पे जो नॉलेज था वहाँ पे दूसरे देशों में लेके, फॉर एग्जाम्पल चाइनीज कोई स्कॉलर इंडिया में आया और यहाँ पे जो नॉलेज था, यहाँ पे जो प्रॉस्पेरिटी थी, ठीक है, तो उसको वहाँ पे चाइना में जाके बताया। ठीक है, तो चाइना वाले चाहेंगे कि इस प्रॉस्पेरिटी को कब्जा कर लें। ठीक है, तो पहले सीमित नॉलेज था, बाद में यात्री आया, यहाँ पे नॉलेज था वो चाइना में लेके गया और चाइना वाले सोचे कि हम इस पर कब्जा कर लें, लेकिन बीच में हिमालय था। ठीक है, तो यहाँ पर ह्यूमन और जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसके बीच में इंटरेक्शन को समझ सकते हैं। और उसके बाद में जो कहने का मतलब ज्ञान सीमित था उसको भी यात्रियों ने कम कर दिया। 15वीं शताब्दी के अंत में यूरोप में अन्वेषणों के प्रयास हुए और धीरे धीरे देशों और लोगों के विषय में मिथक और रहस्य खुलने शुरू हो गए, एक दूसरे के बारे में जानने लगे। और उपनिवेश युग ने अन्वेषणों जो आविष्कार हुए थे, इनोवेशन हुए थे, कि आगे बढ़ाने के लिए गति प्रदान की ताकि प्रदेशों के संसाधनों तक पहुंच हो तथा तालिकायुक्त सूचना प्राप्त कर सके। अब जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसका प्रसार का मेन कारण यही था कि उनके पास में एक तो नेवी थी, नौचालन संबंधी व्यवस्थाएं थी, और उनके पास में यात्री थे। ठीक है, वो अलग अलग दिशाओं में गए और अलग अलग स्थानों को, जगहों को खोजा। ठीक है, और जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ अमेरिका को, साउथ अमेरिका को, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जो साउथ ईस्ट एशिया में जो द्वीप है, फिर अफ्रीकन कुछ रीजन है वहाँ पर गए थे। तो वहाँ पे उन्होंने संसाधनों को देखा और वापस वो अपने देश में गए। फिर वहाँ से नौसेना लेकर अंग्रेज आए। ठीक है, अलग अलग दिशाओं में गए और वहाँ पे संसाधनों पर कब्जा कर लिया। यहाँ आज से गहन ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत करने का नहीं है, केवल उनको मानव भूगोल के क्रमिक विकास की प्रक्रियाओं के अवगत कराने का है। अब ये टॉपिक हिस्ट्री का है, हमें यहाँ पे हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना, लेकिन हमें ये देखना है कि जो भौगोलिक विकास हुआ था, क्रमिक भौगोलिक विकास हुआ था, उसका एक पॉइंट ये भी है कि इस तरह से मानव एक दूसरे रीजन के बारे में समझने लगा। अब नेक्स्ट है, यहाँ पे ये बॉक्स दे रखा है, इसमें बोल रहा है कि मानव भूगोल की कल्याणपरक अथवा मानववादी विचारधारा का संबंध मुख्यतः लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से था। इसमें आवासन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे पक्ष सम्मिलित है। भूगोलवेत्ताओं ने पहले ही स्नातक और पाठ्यक्रम में सामाजिक कल्याण के रूप में भूगोल का एक कोर्स आरंभ कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो अब मैं इस लाइन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब मतलब ये है, जो मानवतावादी ह्यूमनिज्म अप्रोच है और वेलफेयरिज्म अप्रोच है ह्यूमन की, वो किससे संबंधित है, सामाजिक कल्याण से संबंधित है, जिसमें आवास हो, स्वास्थ्य हो और शिक्षा हो, ये तीन चीजें हो। कल्याण परक भूगोल या मानवतावादी भूगोल में इन तीन चीजों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है रेडिकलिज्म, ठीक है, या अमूलवादी। अब यहाँ पे कल्याण परक या मानवतावादी एक अप्रोच है ज्योग्राफी की। कुछ ज्योग्राफर्स ज्योग्राफी को इस टाइप में देखते हैं कि ज्योग्राफी का काम है आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा के संबंध में। अब नेक्स्ट है अमूलवादी रेडिकलिज्म। इसमें बोला है कि कारण इस विचारधारा ने निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया और समकालीन सामाजिक समस्याओं के संबंध पूंजीवाद के विकास से था। अब रेडिकलिज्म में ये बोला था, रेडिकल अप्रोच है जियोग्राफी में, उसने मार्क्सवादी अप्रोच को अपनाया था। ठीक है, और इन्होंने ये बोला था कि जो पूंजीवादी कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ है इकोनॉमी में, ज्योग्राफी में, सोसाइटी में, वो क्या करता है, इस गरीबी का कारण है और बंधन का और सामाजिक असमानता का, जो सोशल इनइक्वालिटी है, फॉर एग्जांपल गरीबी, अमेरिका, और जो हमारी
बंधन का, ठीक है। और उसके बाद में सोशल इनइक्वलिटी है, किसी भी रीजन में जो रिसोर्सेज रिच रीजन है वहाँ पर लोग गरीब रहते हैं ज़्यादा, ठीक है। और दूसरा एक सिटी है, वहाँ पे लोग अमीर रहते हैं, क्या करते हैं कि यहाँ से रिसोर्सेज लेकर जाके वहाँ पे उनको बेचते हैं, तो वो वहाँ पे खरीदते हैं, ठीक है। लेकिन जिस क्षेत्र में रिसोर्सेज है और वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो गरीब है, ठीक है। तो रेडिकलाइज्म में जो अमूलवादी है, रेडिकल अप्रोच है ज्योग्राफी की, वो मार्क्स के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है और पूंजीवाद का विरोध करती है। इतनी सी बात याद रखनी है, एग्जाम में सीधा सीधा फैक्ट पूछेंगे आपसे, ठीक है। तो ये सारी चीजें। उसके बाद में व्यवहारवादी विचारधारा ने प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ मानव जातीय प्रजाति धर्म इत्यादि पर आधारित सामाजिक संवर्गों के दिक्काल बोध पर ज्यादा जोर दिया है, ठीक है। तो बिहेवियरल अप्रोच है, ठीक है। व्यवहारवादी विचारधारा है, उसने प्रत्यक्ष अनुभव पर ज्यादा फोकस किया है कि मानव जातीयता प्रजाति धर्म इत्यादि पर आधारित सामाजिक संवर्गों के दिक्काल बोध पर ज्यादा जोर दिया है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र। अब इसको डायरेक्ट हम इंडेक्स में देख लेते हैं कि क्षेत्र और उपक्षेत्र क्या है, ठीक है। एक मिनट। अब यहाँ पे इसने मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र में बांटा है, मानव भूगोल का क्षेत्र और उपक्षेत्र। इसमें पहला है सामाजिक भूगोल। अब सामाजिक भूगोल में हम व्यवहारवादी भूगोल को पढ़ते हैं, सामाजिक कल्याण को पढ़ते हैं। व्यवहार मतलब बिहेवियरलिज्म, सामाजिक कल्याण मतलब सोशल वेलफेयर, अवकाश भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और चिकित्सा भूगोल, ये हम सामाजिक भूगोल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कोई एक उपक्षेत्र का नाम देके कि ये सामाजिक से है, नगरीय या राजनीति या जनसंख्या भूगोल से, ठीक है। तो नगरीय भूगोल में हम क्या करते हैं, नगरीय अध्ययन करते हैं और नियोजन, ठीक है, जो अर्बन स्टडी करते हैं और प्लानिंग की योजना के बारे में पढ़ते हैं। राजनीतिक भूगोल में हम राजनीतिक विषय के बारे में पढ़ते हैं। और उसके बाद में राजनीतिक भूगोल में निर्वाचन से संबंधित पढ़ते हैं और इलेक्ट्रोल ज्योग्राफी और सैन्य भूगोल, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं, डिफेंस ज्योग्राफी के बारे में। नेक्स्ट है जनसंख्या भूगोल में जनसंख्यिकी पढ़ते हैं हम, पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं, डेमोग्राफी के बारे में। आवास भूगोल में नगरीय और ग्रामीण रीजनल सॉरी रूरल एंड अर्बन प्लानिंग के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद में आर्थिक भूगोल में हम अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं। और अर्थशास्त्र में ये सारी चीज़ें हैं, रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन और टूरिज्म और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड का भूगोल, ठीक है। तो ये भूगोल की उपशाखाएं, इनको एक बार था आप गो थ्रू कर लेना। अब जो मेन इंपॉर्टेंट इंडेक्स है इस पुस्तक की, इस चैप्टर की, वो ये है, ठीक है। तो यहाँ पे समय अवधि दे रखी है, उपागम दे रखे हैं और उनके वृहद लक्षण दे रखे हैं, ठीक है। इसको ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट है। आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग में चार ये चीजें दे देंगे और सामने चार ये चीजें दे देंगे, ठीक है। उनको मैच ऑफ द फॉलोइंग करवाने को पूछ सकते हैं। आरंभिक उपनिवेश युग। आरंभिक उपनिवेश युग में हमने पढ़ा था ना कि ज्ञान सीमित है, ज्ञान सीमित था और नौ संचालन व्यवस्था भी नहीं थी, ठीक है। तो उस समय क्या होता था कि आरंभिक उपनिवेशिक युग में क्या होता था कि यात्रियों को भेजते थे दूसरे रीजन में, और वो किसी दूसरे रीजन की खोज करते थे, वहाँ पे संसाधनों को, संस्कृति को, मानव जातीयता को देख के वापस आके अपने जो रीजनल अथॉरिटी थी उसको बताते थे। उस समय क्या होता था, अन्वेषण होता था और विवरण होता था। एक तो वहाँ पे रिसर्च करते थे, अन्वेषण करते थे, और एक उनका डिस्क्रिप्टिव कहने का मतलब एक सारी चीजें वो लिख के लेके आते थे वापस, तो विवरण होता था उनका, वही क्या करते थे। तो इनके वृहद लक्षण क्या है, ठीक है, जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, साम्राज्य, व्यापारिक रुचियां ने नए क्षेत्रों की खोज व अन्वेषण को प्रोत्साहित किया। क्षेत्रों का विश्व ज्ञान कोशीय विवरण भूगोलवेताओं द्वारा वर्णन का महत्वपूर्ण पक्ष बनाया गया, ठीक है। तो उसमें व्यापार से संबंधित रुचियां थी, ठीक है, अन्वेषण किया गया, उनको व्यापार के लिए प्रोत्साहन किया गया अन्वेषण को, ठीक है। और जो भौगोलिक ज्ञान था उसको विश्व ज्ञान कोशीय विवरण के रूप में देखा गया। और उत्तर उपनिवेशिक युग। अब उपनिवेशिक युग के बाद में क्या हुआ था कि प्रादेशिक विचलन हुआ था। पहले तो बड़े रीजन को देखते थे कि हाँ एक अफ्रीका नाम का कॉन्टिनेंट है और वहाँ पे ये सोसाइटी, क्लाइमेटिक और जियोग्राफिक कंडीशन है, लेकिन वहाँ पे बाद में अफ्रीकन क्लाइमेट को जो कांगो रीजन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, रीजनल मतलब प्रादेशिक विश्लेषण किया। प्रदेश के सभी पक्षों के विस्तृत विश्लेषण किए गए। मत ये था कि सभी प्रदेश पूर्णतः अथवा पृथ्वी के भाग है तथा इस भागों को पूरी समझ पृथ्वी पूर्ण रूप से समझने में सहायता करेगी। किसी भी आप जियोग्राफिकल रीजन को समझ लेंगे तो हम किसी अदर रीजन को भी कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है उत्तर उपनिवेश युग के बाद में है अंतर्युद्ध अवधि के बीच 1930 का दशक, ठीक है। अंतर्युद्ध मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बीच में जो 1930 का दशक है उसमें है कि यहाँ पे क्षेत्रीय विभेदन आया था, ठीक है। हर्टसॉन ने कॉन्सेप्ट दिया था एरियल एरियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो क्षेत्रीय विभेदन आया था, एक प्रदेश अन्य प्रदेशों से किस प्रकार और
क्यों भिन्न है, ये समझने के लिए तथा किसी प्रदेश की विलक्षणता की पहचान करने पर बल दिया गया कि दो प्रदेश है, पहली बात तो उनमें भिन्नता क्या है उनको देखो, और दूसरे ये देखो कि उनमें भिन्नता का कारण क्या है ये देखो, ठीक है। तो ये समझने के लिए इस पर जोर दिया गया। अब नेक्स्ट है 1950 के दशक के अंत से 1960 के दशक का अंत तक, ठीक है, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद की बात है। तो यहाँ पे स्थानिक संगठन के बारे में बात की गई, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्यूटर और परिष्कृत सांख्यिकी विधियों का प्रयोग के लिए विशिष्ट मानचित्र और मानवीय परिघटनाओं के विश्लेषण में प्राय भौतिकी के नियमों का अनुप्रयोग किया गया, तथा इस प्रवस्था को विभिन्न मानवीय क्रियाओं के मानचित्र योग्य प्रतिरूपों की पहचान करना और उनका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज शुरू हो गया, प्रॉपर कंप्यूटर और परिष्कृत सांख्यिकी की, ठीक है, स्टेटिस्टिकल मेथड यहाँ पे इनपुट किए गए स्थानिक संगठन में। 1970 का दशक, मानवतावादी ह्यूमनिज्म, अमूलवादी रेडिकलिज्म और व्यवहारवादी बिहेवियरलिज्म का उदय हुआ था। ये तो बिहेवियरलिज्म, ह्यूमनिज्म और रेडिकलिज्म है, ये 1970 के दशक की देन है। तो यहाँ पे एक तो मात्रात्मक क्रांति आई थी, क्वांटिटिव रिवॉल्यूशन, ठीक है। मात्रात्मक क्रांति से उत्पन्न असंतुष्टि और अमानवीय रूप से भूगोल के अध्ययन के चलते मानव भूगोल में 1970 के दशक में तीन नए विचारधाराओं का जन्म हुआ। इन विचारधाराओं के अभ्युदय से मानव भूगोल सामाजिक राजनीतिक यथार्थ के प्रति अधिक प्रासंगिक बना। इस विचारधारा की थोड़ी और जानकारी के लिए नीचे दिए गए बॉक्स का अवलोकन करें, ठीक है। यहाँ पे बॉक्स पता नहीं कहाँ पे है, वो हमने पढ़ लिया था, ठीक है। इस बॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि मात्रात्मक क्रांति में क्या होता था कि फॉर एग्जांपल मात्रात्मक जो क्वांटिटिव रिवॉल्यूशन है उसका एग्जांपल है। तो मात्रात्मक क्रांति में किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर एग्जांपल किसी रीजन की बात हो, ह्यूमन सोसाइटी की बात हो, या क्लाइमेट की बात हो, तो ये क्या करते थे यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्मूले अपनाते थे और उसके आधार पर इसको स्टडी करते थे किसी भी पर्टिकुलर चीज को। लेकिन बाद में मानवतावादी भूगोल आई और मानवतावादी भूगोल ने बोला कि ह्यूमन इमोशन है उसको आप मैथमेटिकल फॉर्मूला से कैसे मेजरमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो मात्रात्मक क्रांति पूरी ज्योग्राफी को डिफाइन नहीं करती है। तो बाद में मानवतावादी भूगोल ने बोला कि ह्यूमन के इमोशन, ह्यूमन की वैल्यू, आप किसी सोसाइटी की वैल्यू को कैसे इंगित करोगे कि 100 में से कितनी है, ठीक है, ऐसा कोई डिफाइन नहीं कर सकते, वो तो एब्सोल्यूट है अपने आप में, ठीक है। तो मात्रात्मक क्रांति का यूटिलाइजेशन हर जगह नहीं होता है, ठीक है, आप सीमित क्षेत्र से कर सकते हो। हाँ, आप किसी प्रोडक्टिविटी को मापने के लिए कर सकते हो। आप प्रोडक्टिविटी को मापने के लिए भी आपने किस आधार पर जो पैरामीटर तय किए थे प्रोडक्टिविटी को मापने के लिए, तो ये सारी चीजें मात्रात्मक क्रांति में इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। तो बाद में मानवतावादी ज्योग्राफी जो ब्रांच है उसने अलग व्याख्या की। अमूलवादी रेडिकलिज्म ज्योग्राफी में हमने अभी पढ़ा था कि जो पूंजीवादियों का विरोध करती थी और निर्धनता का मेन कारण बताया पूंजीवादियों को, ठीक है, कि उन्होंने जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका कंसंट्रेशन कर लिया और उसकी वजह से सोसाइटी में इनइक्वालिटी आई और निर्धनता बढ़ी, ठीक है। जो आपसी संबंध है वो खराब हो गए, ठीक है। बेरोजगारी, गरीबी बढ़ने की वजह से, निर्धनता की वजह से, तो ये सारी चीजें रेडिकलाइजेशन में बोला था। और व्यवहारवादी बिहेवियरलिज्म में ये बोला था कि किसी भी ह्यूमन बिहेवियर या बोल दो, या सोसाइटी को बोल दो, या नेचर को बोल दो, तो उसके बिहेवियर को स्टडी करने के लिए आप मात्रात्मक क्रांति का यूज नहीं कर सकते। आप में यहाँ पे जो क्वांटिटिव अप्रोच है उसको आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद में 1990 का दशक आया। 1970 के बाद में तो भूगोल के उत्तर आधुनिकतावाद पर फोकस किया गया। इसमें वृहद सामान्यीकरण तथा मानवीय दशाओं की व्याख्या वाले वैश्विक सिद्धांतों की प्रयोजनता पर प्रश्न उठने लगे। अपने आप में प्रत्येक स्थानीय संदर्भ की समझ के महत्व पर जोर दिया गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, इसको आप इंडेक्स को याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे कि पहला क्वेश्चन तो इस टाइप का पूछ लेंगे कि आपको चार समयावधि दे देंगे और उसके सामने उपागम दे देंगे कि उत्तर औपनिवेशिक का युग में किसका हुआ था, मतलब मैच ऑफ द फॉलोइंग करवा लेंगे आपसे सीधा सीधा, ठीक है। और दूसरा, इस पॉइंट को, इस पैरा को याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मानवतावादी, अमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय होता है 1970 के दशक में। तो आपको ये क्वेश्चन दे देंगे मानवतावादी, अमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय किस दशक में होता है, तो आपको तीन दशक दे देंगे, 1930 का दशक, 1960 का दशक, 1970 और 1990 का दशक। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेंगे, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। तो ये था हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी से संबंधित, और इसमें हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। एक तो आप ये इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, याद रखना, और दूसरा इस पैराग्राफ को याद रखना,
ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ग्रिफिथ टेलर से संबंधित याद रखना। और नेक्स्ट संभववाद को याद रखना इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में नेक्स्ट है पर्यावरण निश्चयवाद को याद रखना इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में ये मानव भूगोल की परिभाषाएं, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, तो ये बॉक्स इंपॉर्टेंट है, मानव भूगोल की परिभाषाएं। और इसके बाद में लेवेंसरम, रेड जेल ने लेवेंसरम का कॉन्सेप्ट दिया था और जीवित जीव की तुलना राज्य के साथ की थी, राज्य को जीवित जीव के रूप में देखा था। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। बाकी 7 8 10 पॉइंट है मैन इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, आपको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के इस सेशन में इतना ही है। और चलिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए, थैंक यू।